नमस्कार, जय भारत। चलिए भाई, नमस्कार नमस्कार। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले इंडिकेटर चल रहा था। इंडिकेटर में हम लोगों ने एसिडिक इंडिकेटर पढ़ लिया था। ठीक है, स्लाइड नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, एसिडिक इंडिकेटर जब हम लोगों ने पढ़ लिया था तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई कि एसिडिक इंडिकेटर कौन से मीडियम के लिए, हाँ भाई, एसिडिक इंडिकेटर कौन से मीडियम के लिए सुटेबल होता है। जल्दी से अंगूठा दिखाओ, फिर शुरू करें फटाफट। चैट बंद कर रहे हैं फटाफट। हाँ ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर बेसिक मीडियम के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, समझ में आ गई थी बात। ठीक, चलो 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 आगे बढ़े। यस, अच्छा, बेसिक मीडियम में सुटेबल होने का मतलब समझिए थोड़ा। अब देखिए, बेसिक मीडियम में सुटेबल होने का मतलब है कि अगर आप बेसिक मीडियम देंगे तो एसिडिक इंडिकेटर अपना कलर चेंज दिखा देगा। देखिए, कोई भी इंडिकेटर आपके मतलब का तभी बनेगा जब वो अपना कलर चेंज दिखा पाए। जैसे एचपीएच है तो आप चाहेंगे कि वो अपना कलर चेंज शो करे। और ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी किस काम के लिए अच्छी है? जब लाइट कलर डार्क में कन्वर्ट हो जाए। तो एचपीएच पहले किस कलर का था? कलरलेस। ये कलरलेस हिस्सा है और ये हिस्सा पिंक है। तो आप चाहेंगे कि ये इंडिकेटर कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाए। आप चाहेंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में चली जाए। फॉरवर्ड दिशा में ये अपने आप नहीं जाएगी। अगर आप इसको पानी में फेंक देंगे तो भी नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी, ना के बराबर। क्योंकि इसका जो के है वो बहुत कम है, ये बहुत वीक एसिड है, तो ये बहुत कम आयनाइज होता है, अल्फा बहुत कम है इसका। तो अगर आप इसको पानी में फेंक के रखेंगे तो सी में से सी अल्फा जाएगा, तो पिंक कलर आपको बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक मीडियम देंगे तो ये एच पॉजिटिव को कम कर देगा बेसिक मीडियम, और रिएक्शन में लीच एटलियर लग जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, इसलिए पीएच नेगेटिव बढ़ जाता है। इसलिए किस मीडियम में सुटेबल होता है? बेसिक मीडियम में। तो तीन जगह आपको मैंने क्या बोला, एचपीएच के पास तीन चांसेस थे। कौन कौन से? एक बार इसको एक्वस मीडियम में रखो, और एक बार एसिडिक मीडियम में रखो, और एक बार बेसिक मीडियम में रखो। ये तीन मीडियम की पॉसिबिलिटीज। मान लीजिए तीन कंटेनर है, 1 2 3। एक कंटेनर में सिर्फ पानी भरा हुआ है, एक्वस मीडियम है। एक में एसिडिक कंटेनर है, यानी कि एचसीएल भरा हुआ है, एचसीएल का सॉल्यूशन। एक में बेसिक है, NaOH। तो आप कहेंगे इसमें अपना काम कर पाएगा फिनोफ्थलीन। समझ में आ गई बात, क्यों कर पाएगा? क्लियर इतना? सभी को अंगूठा दिखा दो भाई, सबको क्लियर इतना, तो आगे बढ़े हम लोग। अब फिनोफ्थलीन के लिए हम लोग अगला काम करने जा रहे हैं स्लाइड नंबर 2 पे। स्लाइड नंबर 2 पे एक काम कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। हाँ, रीजन है ऑड एंड इफेक्ट। यस, ठीक है, रीजन है ऑड एंड इफेक्ट। अब मेरे को बात बताना है कि इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगले टेंस से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा भैया। अगल बगल पड़ोसी जिसको भी मैं मान लीजिए भूल जाऊं बताना, तो अगले टेंस से सॉल्यूशन की पहली क्लास होगी। अगल बगल जो भी सॉल्यूशन जिंदगी में ढंग से पढ़ना चाहता है सबको बुला लीजिए। जिसको जिंदगी में नहीं समझ में आया सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये बड़े बड़े जो फॉर्मूले होते हैं वो सब कैसे दिमाग में रखे जाते हैं, वो सब फटाफट कैसे होते हैं, है ना। एक एक बात, कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, ये सब क्या अंतर होता है इन टर्म्स में। वेपराइजेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, जुगाड़ क्या होते हैं सवाल को जल्दी लगाने के, पीएस पी नॉट ए वाले, राउल्ट्स लॉ वाले, वो सब बातें होंगी उसमें, मतलब पूरे चैप्टर में बहुत ढंग से। तो जिसको भी जोड़ना है आप अगले टर्न पे जोड़ लीजिएगा, सॉल्यूशन में हर तरफ फैला दीजिएगा। पहला लेक्चर है, ठीक है, क्लियर सबको? अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर एसिडिक इंडिकेटर। अब ध्यान दो भाई, पहले सॉल्यूशन फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन के तुरंत बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी। दो चैप्टर होंगे, एक के बाद एक, इंपॉर्टेंट, है ना। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों खत्म होने के बाद आपका मतलब एक जोरदार काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो फैला दीजिए, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम चलेंगे एक के बाद एक। तो जुड़ जाओ जिसको जुड़ना है, ठीक है, ओके। चलिए चैट बंद कर रहा हूं मैं, काम शुरू करते हैं हम लोग आगे। कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर एसिडिक इंडिकेटर।
देखिए कैलकुलेशन ऑफ पीएच जब आप करेंगे तो आप कहेंगे भाई साहब मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लो एचपीएच है, एचपीएच को हम लोग ऐसे लिख देते हैं HIN, है ना। HIN का मतलब समझ पा रहे हैं। एचपीएच को जब आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं। देखिए कोई एसिडिक इंडिकेटर है तो उसमें से एक प्रोटॉन का हिस्सा निकलेगा और जो बचा हुआ हिस्सा निकलेगा उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आयन नेगेटिव। आयन नेगेटिव का मतलब समझ पा रहे हैं, इंडिकेटर का इनिशियल ले लिया और नेगेटिव आयन इसलिए माइनस लगा दिया। तो लिखने का सेंस सिर्फ इतना है कि जब आप किसी जनरल इंडिकेटर को लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं HIN, अगर एसिडिक है तो। अगर बेसिक है तो INOH लिखेंगे, है ना। एसिडिक है तो HIN और बेसिक है तो INOH। आयन क्या है यहाँ पे, इंडिकेटर के इनिशियल्स है, राइट। अब मान लीजिए आपने इसको किसी मीडियम में डाल रखा है, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक, पानी तो होगा ना उसमें, टूटेगा ये। जब टूटेगा तो बताइए इसका आप के लिखेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा इसका कभी ना कभी, तो उसका के लिखेंगे। ये कैसा एसिड है बताओ, वीक एसिड है। कौन सी थ्योरी चल रही है, आप कहेंगे ओस्टवाल्ड थ्योरी चल रही है। ओस्टवाल्ड थ्योरी ने कहा था कि वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये लोग, ठीक है। आप यहाँ पे इसका के लिखेंगे, कभी कभी इसको KI भी लिख देते हैं, KI लिख देते हैं मतलब इंडिकेटर, तो KI भी लिख देते हैं के की जगह पे, है ना। तो उसमें परेशान नहीं होना। कभी कभी आपको लिखा मिलेगा ऐसा KIN, तो भावुक नहीं होना है ना, इंडिकेटर के लिए लिखा जा रहा है वो। तो बेसिकली के है वो, के क्यों है, क्योंकि वीक एसिड है। अब बताओ क्या लिखेंगे उसको, H पॉजिटिव इंटू IN नेगेटिव डिवाइडेड बाई HIN। यहां से आप सॉल्व करना शुरू करें, जैसे आप सॉल्व करेंगे मिल जाएगा आपको H प्लस, और जिनको भी भैया एसिड बेस थ्योरी जिंदगी में समझना है ढंग से, अभी शुरुआत मैंने इंडिकेटर से की, इसको जल्दी से खत्म कर रहा हूं मैं, फिर शुरू करेंगे हम लोग एसिड बेस थ्योरी, बहुत जहरीली वाली। तो फटाफट जोड़ लीजिए जिसको भी जोड़ना है, जो सो रहा है उनको जगा लीजिए, ठीक है। इसमें दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लें, तो बन जाएगा लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ, ये वाला जो हिस्सा है इसको एक साथ रहने दो, जैसे पहले रहने देते थे ना बफर में, वैसा ही। तो बफर की तरह ही कुछ कुछ देखिए चल रहा है। कुछ कुछ मैंने क्यों बोला उसका भी मतलब है, भी समझ में आएगा। ये हो जाने के बाद आप दोनों तरफ माइनस लगा लो, इधर भी उधर भी, इधर माइनस लगा लो और इधर भी माइनस लगा लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या बन जाएगा, PH, माइनस लॉग ऑफ K क्या बन जाएगा, PK। ये माइनस यहां पे आ जाएगा, इसको अगर मैं पलट दूं तो प्लस बन जाएगा। देखो अगली स्लाइड में आ जाओ, देखिए बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ HIN डिवाइडेड बाय IN नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे को बताओ माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या बन जाएगा, PH, ये बन गया PH इज इक्वल टू, ये बन गया PKA, और इसको प्लस बना दो वापस, तो ये प्लस बनाते ही ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आयनाइज्ड पार्ट आ जाएगा, पलट जाएगा भाई, और नीचे ये। देखिए हमेशा जब फॉर्मूला आप लिखते हैं, चाहे बफर का लिखें चाहे आप इसका लिखें, इंडिकेटर का, दोनों में एक बात कॉमन ये है कि ऊपर हमेशा कौन सा पार्ट रहता है, आयनाइज्ड, और नीचे हमेशा कौन सा पार्ट रहता है, अनआयनाइज्ड। देखो बफर में भी ऊपर क्या लिखते थे, एसिटेट एन, और नीचे एसिटिक एसिड, याद है सॉल्ट अपॉन एसिड जब लिखते, तो ये बात ध्यान रखने तरीका। अब जरा ये फॉर्मूला आ गया भैया, ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझना शुरू करिए, है ना। इंडिकेटर क्या करते हैं जरा उस पर चर्चा करना, कैसे काम करता है ये इंडिकेटर, उस पर जरा चर्चा शुरू करते हैं। अभी क्या चल रहा है, कोई पूछे चल क्या रहा है तो कहेंगे एसिडिक इंडिकेटर चल रहा है। कौन सा चल रहा है, एसिडिक इंडिकेटर। कौन सी थ्योरी चल रही है, पहली थ्योरी चल रही है। कौन सी पहली थ्योरी थी भैया, ओस्टवाल्ड थ्योरी, थ्योरी नंबर 1 चल रही है, ठीक है। ये हो गया, यहां पहुंचिए। अब आगे इंडिकेटर फंक्शन कैसे करता है उसको सीखते हैं, थोड़ा समझिए थोड़ा। यहां पे मैंने आपको एक बात बोली थी, इंडिकेटर आर यूज्ड टू इंडिकेट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। एंड पॉइंट बताते हैं। अब सवाल उठता है एंड पॉइंट क्या होता है। देखिए एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा होता है, अगर आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है कि द पॉइंट एट विच द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस बिकम्स इक्वल। और इसके जस्ट बाद जो पॉइंट आता है उसे बोलते हैं एंड पॉइंट। तो कोई पूछे एंड पॉइंट क्या होता है, इसके जस्ट बाद आ जाता है द पॉइंट एट विच, भाई इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो गए,
उसके जस्ट बाद आपको रुक जाना है, तो वो एंड पॉइंट, द पॉइंट एट विच द टाइट्रेशन, एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट बाद आ जाता है, टाइट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। तो सवाल है कि इंडिकेटर आपको क्या इशारा देता है, तो आप कहेंगे इंडिकेटर मेरे को इस एंड पॉइंट के बारे में बताता है, तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उसके जस्ट बाद एंड पॉइंट आ जाएगा, अपने को यहां रुक जाना है। ये इशारा कौन देगा अपने को कब रुकना है? एंड पॉइंट बता करके। कौन इशारा देता है? इंडिकेटर। कैसे इशारा देता है वो आपको समझना है स्लाइड नंबर 5 में। देखिए, जैसे आप कभी लैब गए हो गलती से, तो वहां एक एक्सपेरिमेंट होता है, गलती से गए होंगे आप, सही में तो मन से तो कहां गए हो, मन से हम ही नहीं गए तो तुम कहां से जाओगे? समझ पा रहे? अब सुनो मेरी बात, यहां पे देखना जरा, यहां पे जो है एक ऐसे वेसल ली जाती है, इसमें से एक नोजल लगी होती है ना, और यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे सब्सटेंस गिराया जाता है, ठीक। यहां पे कंट्रोलर लगा होता है ऐसे नोजल, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात सुनना, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट होता था, है ना, एक्सपेरिमेंट होता था। जैसे आप यहां पे देखिए, यहां पे भर देगा वो पहले से, क्या सुनते हैं ना ध्यान से, इसी एक्सपेरिमेंट से सब क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर उसने भर दिया HCl, क्या भर दिया? HCl सॉल्यूशन। और बताइए HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर 2 बूंदे उसने रख दी। किसकी 2 बूंदे रख दी? देखो, ये 2 ड्रॉप उसने पहले से मिला दी, पहले से। किसकी? फिनोफ्थलीन की। ये 2 ड्रॉप्स किसकी हैं? फिनोफ्थलीन की। 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ही मिलाते हैं, ज्यादा नहीं मिलाते फिनोफ्थलीन को। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर का काम है सिर्फ इशारा देना। इशारा देना मतलब जैसे गाड़ी चल रही तो गाड़ी में इंडिकेटर छोटा सा लगा होता है ना, इतना बड़ा थोड़ी इंडिकेटर होता है, इशारा तो इतना ही काफी है। अगर समझदार है, पीछे वाला दिख रहा है उसको, और अंधा आदमी पीछे वाला पैदल एकदम, तो भैया कितना भी लगा लो, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एक इशारा ही काफी होता है। अब इसको देखिए, यहां स्टैंड में फिक्स कर लिया मैंने कहीं, और ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब ध्यान सुनिए, अब जब क्या करेंगे आप, यहां पे ऐसी रीडिंग बनी होती है, ठीक है, ऐसी रीडिंग बनी होती है। यहां पे जैसे आप बना सकते हैं, यहां देखिए, जैसे यहां से 0 मान लें, फिर यहां पे 10 हो गया, यहां पे 20 हो गया, यहां पे 30 हो गया, ऐसे रीडिंग बनी होगी। यहां 40 ml है, और इसके अंदर मान लो मैंने NaOH भर दिया, मान लो 50 ml तक मैंने यहाँ पे NaOH भर दिया। अब क्या करते हैं, जो NaOH यहाँ पे भरा होता है, ये NaOH है, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जाता है, ठीक है। ये NaOH इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे गिराया जाता है, और आपको ये पता करना होता है, कि ये NaOH जब इसको टाइट्रेट करेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो कितना NaOH की जरूरत पड़ेगी इसको टाइट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर द कंप्लीट टाइट्रेशन of given HCl solution। अब ध्यान दीजिए, HCl को अगर आप टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के साथ, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगेगा। तो HCl का N1 है नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम मान लो V2 है। अच्छा, NaOH का जो टाइट्रेशन करेंगे, मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी N2 और इसका वॉल्यूम V2 है, तो वहां जब सवाल आता है, तो वहां पे लैब जाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो समझिए जरा। देखिए, अगर आप HCl को NaOH से टाइट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको पता करना है NaOH का कितना वॉल्यूम चाहिए इसको टाइट्रेट करने के लिए, तो यहां लगाया आपने N1V1, यहां लगाया आपने N2V2, ठीक है। आपको V2 बताना है, मान लो सपोज आपको क्वेश्चन में वो N1 दे दे, V1 दे दे, N2 दे दे, तो V2 आप बता देंगे कैसे? लैब जाएंगे, यहीं बैठे बैठे बता देंगे। तो आप कहेंगे यहीं बैठे बैठे बता दूंगा भाई, N1 दिया, V1 दिया, N2 दिया, तो V2 तो मैं यहीं बैठे बैठे बता दूंगा ना, लैब क्यों जाऊंगा? तो वहां आपको लैब जाने पर मजबूर कैसे करता है, वो क्वेश्चन में N2 नहीं देता है, ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन में N2 नहीं देता है, N2 इज नॉट गिवन, N2 इज नॉट गिवन, और फिर V2 बताना है। तो देखिए, बिना N2 के आपको अगर V2 बताना होगा, तो आपकी मदद सिर्फ एक आदमी कर सकता है, और वो है फिनोफ्थलीन, या और कोई इंडिकेटर कर सकता है, मतलब कुल मिला के इंडिकेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, अब बताना जरा, यहाँ पे NaOH कैसा है? अननोन नॉर्मेलिटी। कैसा है? अननोन नॉर्मेलिटी। यहाँ पे लिखा होता है ये अननोन नॉर्मेलिटी का NaOH है, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है आपको, और आपको बताना है इसका V2 वॉल्यूम कितना यूज होगा। तो क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिराएंगे? फिनोफ्थलीन। तो बताइए, जब आप शुरू में HCl मिला के बैठे हुए हैं, तो pH कितना भी, शुरू में pH कितना होगा?
काफी एसिडिक होगा, तो मान लीजिए पीएच 3 है, फिर इसके अंदर NaOH गिरता जाएगा तो पीएच बढ़ता जाएगा, 4, 5, 6, कभी ना कभी 7 पे पहुंचेगा। तो आप देखिए 7 पे जब पहुंचेगा तो वहां पे एंड पॉइंट आ जाएगा, है ना, यहीं पे हमको रुकना था। लेकिन हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रुक पाएंगे? क्योंकि कोई इशारा नहीं आएगा। क्यों नहीं इशारा आएगा? क्योंकि ध्यान दीजिए इसके अंदर कौन मिला हुआ है? फिनोल्फ्थालीन। और फिनोल्फ्थालीन को यहां से यहां तक कौन सा मीडियम मिला? एसिडिक। यहाँ पे कौन सा मीडियम मिलेगा? न्यूट्रल, है ना। यहीं रुक जाना था, लेकिन यहाँ रुक नहीं पाएगा क्योंकि इशारा नहीं आ रहा। इशारा कब आएगा? जब मीडियम क्या हो जाए? बेसिक। तो इसके आगे जाना पड़ेगा आपको। तो इसके आगे जब आप जाएंगे तो देखिए 9 और 11 यहां तक जब आप जाएंगे तो ये बेसिक मीडियम हो जाएगा। और जब बेसिक मीडियम हो जाएगा तो यहां जैसे ही पहुंचेंगे आप, तुरंत आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में फिनोल्फ्थालीन अपना कलर चेंज दिखा देता है और यहां पे बैठे हुए आदमी को इशारा मिल जाएगा और वो कहेगा भाई साहब कलर चेंज आ गया। ठीक, इसी से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? V2 की। तो जहां पे ये 9-11 के आसपास पहुंचा होगा वहां पे हम V2 निकाल लेंगे, कितना वॉल्यूम यूज हुआ। अब जरा समझिएगा बात को। कंटेनर में पहले सिस्टम कैसा था? एसिडिक था। फिर आपने क्या किया? धीमे धीमे पहले नोजल को खोलते हैं, पहले नोजल को धीमे धीमे खोलेंगे, है ना, छोट, या पहले तेज तेज खोल दीजिए, पहले तेज तेज खोल दीजिए। तेज तेज खोलने पे क्या होगा? पीएच धीमे धीमे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम एसिडिक था, उसको NaOH आकर के ठंडा करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा। तो ज्यादा NaOH खोलेंगे तो पीएच धीमे धीमे बढ़ रहा है, देखो। लेकिन जब 7 हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा भी NaOH खोलेंगे तो बहुत तेज पीएच भागेगा क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है। तो आप ध्यान दीजिए यहां पे जब आप 7 पे पहुंच जाएंगे उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी NaOH खोला, हल्का सा, तो एकदम से पीएच भागेगा और एकदम से मीडियम बेसिक हो जाएगा। तो आपको जल्दी रुक जाना है 7 के बाद। तो 7 के आसपास आपको पता कैसे चलेगा कि 7 के आसपास आ गए? इसको बार बार ऐसे शेक करते रहेंगे वेसल को, और इसमें जैसे पिंक कलर आपको अपीयर होना शुरू हो जाए आप समझ जाओ कि मीडियम बेसिक हो गया है और आपको वहीं रुक जाना है, 9-11 के आसपास रुक जाना है। और उस पर यह ढूंढ लेना है कि वॉल्यूम कितना यहाँ पे यूज हो चुका है। मान लीजिए पहले इनिशियल रीडिंग 50 थी और आप 20 पे आके रुक गए, है ना, 20 पे आपको ये 9-11 तक आप पहुंच गए। तो बताइए अगर यहां पे आके रुक गए तो यहां से यहां तक कितना वॉल्यूम यूज हो गया? 30 ml। तो आप कहेंगे आपको 30 नहीं यूज करना चाहिए था, थोड़ा कम यूज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट तो पहले ही आ गया था। तो V2 कितना टिक कर देंगे? अगर मान लो यहाँ 30 आया तो V2 कितना टिक कर देंगे? 28 या 32 या 30? मान लो 30 पे आपको कलर चेंज मिल गया, मतलब यहां से यहां तक आपने मिलाया, इनिशियल रीडिंग ये थी, फाइनल रीडिंग ये थी, तो बताओ यूज्ड कितना हुआ? यूज्ड हुआ 30 ml। तो बताओ V2 कितना हुआ? 28 या 32 या 30? तो आप कहेंगे 28 ml। और जो और वहां पे शाणे होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं 28.2 ml। और बड़े वाले होते हैं वो कहते हैं 28.23 ml। करें लो भैया, लगे कि भाई साहब एक्सपेरिमेंट बहुत जोरदार हुआ है। समझ पा रहे? इस प्रकार से यहां पे फिनोल्फ्थालीन का प्रयोग किया जाता है, क्या करने में? वॉल्यूम पता करने में। कितना समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट क्या? जल्दी से तोड़िए फटाफट, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। हाँ होते ना शाणे, 1.5 शाणे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में कराया जाता था। ठीक है, स्लाइड रेट बाद में देखिएगा, अभी पहले आज काम खत्म करना है मेरे को, पूरी बात खत्म करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला काम है कि फिनोल्फ्थालीन इस तरीके से अपना कलर चेंज वगैरह आपको दिखाएगा। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? बेसिक इंडिकेटर की तरफ। अब एक काम कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एक और काम समझ लीजिए, यहां पर रेंज, रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर, ध्यान सुनिए। एसिडिक इंडिकेटर का फॉर्मूला आ गया था पीएच इज इक्वल टू यहां पे देखिए जो आईएन नेगेटिव अपॉन HIN है, इसकी रेंज IPAC ने डिसाइड की है, फिर से वही 1/10 से लेकर के 10/1 के बीच में। ठीक है, फिर आप इसको पुट करेंगे तो यहां से पीएच की रेंज आ जाएगी। कहां से कहां? PK-1 से, जैसे बफर में आती थी वैसा ही कुछ, वैसा ही कुछ, वैसा एग्जैक्टली नहीं। अब जरा सुनिए, ये आ जाएगी। अब जरा सुनिए इसका मतलब क्या है। ये वो पीएच की रेंज है जिसके बीच में इंडिकेटर अपना कलर चेंज आपको ऑब्जर्व करवाएगा। अब जब आप एग्जाम्पल लेना शुरू करेंगे तो मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लिया फिनोल्फ्थालीन का, है ना, फिनोल्फ्थालीन का, तो आपने कहा कोई एसिडिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, तो आपने कहा HPH ले लेते हैं। अब HPH की अगर आप पीएच की रेंज चेक करेंगे, सुनते ना बात को ध्यान से, HPH की जब आप पीएच की रेंज चेक करेंगे तो आपसे पूछे इसकी पीएच की रेंज क्या होती है इस इंडिकेटर की, तो आप कहेंगे 8.3 से 10। अब आपसे पूछेगा भाई साहब ये इंडिकेटर कैसा था, तो आपने कहा ये तो एसिडिक इंडिकेटर था, है ना, ये तो एसिडिक इंडिकेटर था। और बताओ ये जो रिक्वायरमेंट इसने पूछी है ये कैसी है? एसिडिक इंडिकेटर का पीएच वीक एसिड है ना, बताओ एसिडिक इंडिकेटर तो फिनोल्फ्थालीन कैसा है? वीक एसिड है।
और वीक एसिड का पीएच कैसा होना चाहिए था? वीक एसिड का पीएच तो 7 से कम होना चाहिए था, और ये तो 7 से ज्यादा है। हाँ भाई, क्या लगता है आपको? सवाल समझ पा रहे हैं? फिनोल्फ्थालीन एक एसिडिक इंडिकेटर है ना, वो वीक एसिड है, उसका पीएच वीक एसिड का 7 से कम होना चाहिए, और ये तो दिया 8.3 से 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये फिनोल्फ्थालीन का खुद का पीएच नहीं है। ध्यान दीजिए, ये फिनोल्फ्थालीन का खुद का पीएच नहीं है। अगर आपको फिनोल्फ्थालीन का खुद का पीएच निकालना हो, फिनोल्फ्थालीन का खुद का पीएच निकालना हो, तो क्या करना चाहिए आपको? फिनोल्फ्थालीन को पानी में डालना चाहिए। किस में डालना चाहिए? पानी में। अगर आप फिनोल्फ्थालीन को सिर्फ पानी में डाल के रखें, मतलब सिर्फ एक्वस मीडियम, तो ये वाला, तो बताइए इस सी में से कितना जाएगा? सी अल्फा। ये सी अल्फा, ये सी अल्फा निकालो, यहां से पीएच आएगा। फिनोल्फ्थालीन को पानी में डाल के देखना कभी, तो आपको पीएच 7 से कम ही मिलेगा, कन्फर्म। तब आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ? पानी में जब फिनोल्फ्थालीन को मिला के रखेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है वाली? लेकिन ध्यान दीजिए, ये अगर आप यहां से निकालेंगे तो पीएच 7 से कम आएगा, कन्फर्म। पानी को एक्वस मीडियम में डालो और आपको 7 से कम मिलेगा, कन्फर्म। ठीक बात है। लेकिन आपका मकसद ये थोड़ी, फिनोल्फ्थालीन से काम क्या लेना चाहते हो भैया? आप काम ये लेना चाहते हो कि वो आपको कलर चेंज दिखाए। तो एक्वस मीडियम में डालने से वो कलर चेंज क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये तो बहुत कम टूटेगा। कितना टूटेगा? सी माइनस सी अल्फा, और ये बनेगा सी अल्फा, और ये बनेगा सी अल्फा। तो आपका काम ही नहीं बनेगा। इसीलिए आप उसको मीडियम देते हैं। कौन सा? या तो एसिडिक या तो बेसिक। बेसिक में वो काम कर देता है। अब मेरे को एक बात बताना, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये क्या फिनोल्फ्थालीन का खुद का पीएच है? नो, ये फिनोल्फ्थालीन का, वेरी गुड, एक ने बोला वर्किंग पीएच है। वर्किंग पीएच का मतलब समझ पाया? ये फिनोल्फ्थालीन की डिमांड है। ये फिनोल्फ्थालीन का खुद का पीएच नहीं है, ये फिनोल्फ्थालीन की डिमांड है। फिनोल्फ्थालीन कहता है कि अगर मुझे ऐसा मीडियम दोगे जिसमें पीएच 8.3 से 10 के बीच में होगा, तो मैं अपना कलर चेंज तुम्हें ऑब्जर्व करके इशारा दे दूंगा। समझ पा रहे हैं? तो ये फिनोल्फ्थालीन की डिमांड है। बताइए कैसा मीडियम मांग रहा है वो? कैसा मीडियम मांग रहा है? बेसिक मीडियम। कैसा मीडियम मांग रहा है? बेसिक मीडियम। और बताइए फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर कैसा है? एसिडिक इंडिकेटर। तो बताओ एसिडिक इंडिकेटर कैसा मीडियम मांगता है? बेसिक मीडियम। समझ में आ रही बात? अब पूछेगा ये वैल्यू कहां से आई? किसी ने पूछ लिया भाई साहब वैल्यू कहां से आई, है ना, ये आया कहां से? आप सुनना ध्यान से, ये आया कहां से? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये आया यहां से। ये जो रेंज आई, ये कहां से आई? तो कहेंगे यहां से आई है। क्या कैसे आई है? जैसे मान लो ये 8.3 हो गया होगा और ये 10.3 हो गया होगा। देखो, दो का गैप। कहेंगे फिर कैसे हुआ होगा? कहेंगे क्योंकि पीके आप चेक करेंगे तो अप्रॉक्स पीके चेक करेंगे तो 9.3 हुआ होगा। कह रहे वो कहां से आया? क्योंकि आप के जब चेक करेंगे ना फिनोल्फ्थालीन का, फिनोल्फ्थालीन एक वीक एसिड, इसका के चेक करना 10 टू द पावर माइनस 9.3 के आसपास। बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है। तो पहले फिनोल्फ्थालीन का 25 डिग्री पे आपने के निकाला होगा, और के निकालने के बाद आपने क्या किया होगा? पीके निकाला होगा। फिर पीके -1 और पीके +1 करके ये रेंज निकाली होगी। फिर इसको थोड़ा सा और छोटा करके, रेंज को थोड़ा छोटा करके ये लिख दिया गया है। यानी कि यहां से यहां जब मॉल देते हैं तो फिनोल्फ्थालीन अपना कलर चेंज दिखा देगा। अच्छा, अब ये रेंज कब आएगी? जब आप इसको मीडियम में डालेंगे। ध्यान दीजिए, ये रेंज आपको तभी मिलेगी जब ये चेंज हो, जब ये चेंज हो। और ये कब चेंज होगा? जब कोई इफेक्ट लगे, कॉमन एन इफेक्ट, ऑड एन इफेक्ट। तो आप जब इसके ऊपर एनओएच का मीडियम देंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? सिस्टम के ऊपर ऑड एन इफेक्ट। तो ये रेशियो इस वैल्यू को, पीएच की वैल्यू को 8.3 से 10.3 की तरफ ले जाएगा, और इसी बीच में इसको कलर चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इसी को शॉर्ट करके 8.3 से 10 लिखा गया है। यानी कि किसी भी इंडिकेटर की जो वर्किंग पीएच की रेंज होती है वो 2 से बड़ी नहीं होती है। क्या बोलेंगे? कभी भी 2 से बड़ी नहीं होगी। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट, जल्दी से खटखट कर तोड़िए। चलें नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं, अगला काम करते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या ये बफर की तरह? कोई पूछा आपसे क्या ये बफर की तरह काम कर रहा है? नो, बफर की तरह काम नहीं कर रहा है। क्यों? बफर में बताना जो सेंट्रल वैल्यू थी, ये सेंट्रल वैल्यू, इस पे तो सबसे अच्छा एक्शन था बफर का। क्या ये बफर है? कोई पूछे इंडिकेटर बफर होता है क्या? नहीं। दिखने में बफर जैसा लग रहा है आपको, फॉर्मूला वगैरह, लेकिन ये बफर थोड़ी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि बफर में तो सेंटर वैल्यू बहुत अच्छी मानी जाती थी, मैक्सिमम बफर एक्शन। यहां पे सेंटर वैल्यू बर्बाद है। क्यों? यहां पे कोई कलर चेंज ही नहीं मिलेगा। अगर आप ये वाला पीएच रखेंगे तो कोई कलर चेंज ही नहीं मिलेगा। आपको पीएच को यहां से यहां रखना पड़ेगा। तो क्या ये बफर से अलग है कि नहीं है? बोलो भाई, बफर से अलग है कि नहीं है? खटाखट थोड़ा करो भाई। 7 नंबर, ठीक है। अब आ जाओ बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर, ध्यान दीजिए, बेसिक इंडिकेटर का एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज।
ये वाला पार्ट है आयनाइज्ड, ये वाला अनआयनाइज्ड। अब ध्यान दीजिए, हमेशा आप चेक करेंगे तो अनआयनाइज्ड हल्का होगा, ये येलो कलर का मिलता है और ये रेड कलर का। हमेशा आयनाइज्ड पार्ट अपने अनआयनाइज्ड से डार्क होगा। अच्छा, इसमें भी अगर आप इसको एक्वस मीडियम में डाल के रखेंगे तो किसी काम का नहीं है इंडिकेटर, तो इसको किसी मीडियम में डालना होगा। अब मेरे पास चॉइस है, देखो कौन कौन सी, एक बार बेसिक मीडियम और एक बार एसिडिक मीडियम। तो ये बेसिक इंडिकेटर कहां पे काम करेगा बताओ? एसिडिक मीडियम में, है ना। तो स्लाइड नंबर 8 पे आ जाओ भाई। अगर आपने मेथाइल ऑरेंज को, है ना, ये खुद एक कैसा इंडिकेटर है? बेसिक इंडिकेटर है। तो पिछला वाला आपने समझा हुआ है, तो क्या ये काम फटाफट हो जाएगा? अगर आप इसको एसिडिक मीडियम देते हैं, कैसा मीडियम देते हैं इसको? एसिडिक मीडियम, तो बताइए काम करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहेंगे करेगा। अपोजिट मीडियम में काम करेगा। यस सुटेबल। रीजन आपको समझ में आ गया? क्या रीजन होगा बताना? जब इसको ऐसा मीडियम देंगे जो कि एसिडिक है, तो Me प्लस में टूट रहा होगा ये, और OH नेगेटिव में टूट रहा होगा। अब बताओ, आपने इसको कौन सा मीडियम दिया? एसिडिक मीडियम। तो सिस्टम में आपने प्रोटॉन बहुत सारे रखे हैं, इसका मतलब। तो बताइए, ये प्रोटॉन इस OH नेगेटिव को निपटा देंगे और रिएक्शन को कहां भेज देंगे? फॉरवर्ड साइड में। और रिएक्शन जितनी ज्यादा फॉरवर्ड साइड में जाएगी, पिछली बार आपने सुना था, देखो जो बात है भाई, उतना बताना कौन सा कंटेंट बढ़ जाएगा? Me प्लस बढ़ जाएगा। किससे? MEOH से। और अगर ऐसा हो जाएगा तो बताइए ये क्या बढ़ जाएगा? और ये बढ़ जाएगा तो येलो कलर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बताओ? येलो कलर क्या रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? तो आपको यहां से आप देख रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा, कलर चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी लाइट से डार्क कलर की तरफ ज्यादा अच्छी है। तो आप कहेंगे यस सुटेबल। तो बताओ बेसिक इंडिकेटर किस मीडियम के लिए सुटेबल होता है? बेसिक इंडिकेटर इज सुटेबल इन एसिडिक मीडियम। समझ में आई बात? रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ रीजन क्या दे देंगे? यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है भैया? ये देखो HOH को खा रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? ऑड आयन इफेक्ट। तो जब ऑड आयन इफेक्ट लगे, ओड नहीं, ऑड आयन इफेक्ट, है ना, जब ये लगेगा तो फिर मामला जम जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए मैंने इसको बेसिक मीडियम दिया होता तो नहीं चलता, तो नहीं चलता। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब बेसिक इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में सही रहता है, एसिडिक इंडिकेटर बेसिक मीडियम में काम करता है। मेरे ख्याल से दोनों बातें क्लियर है। अब हम लोग 9 नंबर स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं। बात को और आगे बढ़ाया जाए तो हम लोग सिमिलरली जैसे पिछली बार हम लोगों ने करा था वैसे ही इस बार आप INOH लिख लो, है ना, इस बार INOH लिख लो। तो यहां लिख लो IN पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, एक्वस एक्वस एक्वस। फिर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे KB लिख दोगे। KB इज इक्वल टू क्या लिखोगे? IN पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय INOH। यहां से आपको OH मिल जाएगा सिमिलरली, और सिमिलरली मिलने के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। लॉग अप्लाई कर दो सिमिलरली, तो आंसर आ जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ, ऊपर हमेशा कौन सा पार्ट आएगा? आयनाइज पार्ट लास्ट में, और नीचे कौन सा आएगा? अनआयनाइज पार्ट। ठीक है, ऊपर हमेशा आयनाइज्ड। अब इसमें फिर वही सब शुरू हो जाएगा 10 नंबर में भी। क्या रेंज? इस बार रेंज किसकी हो जाएगी, है ना? इस बार आप रेंज करोगे तो POH की रेंज हो जाएगी भाई। तो POH की रेंज कहां से कहां तक होगी? तो आप कहेंगे PKB -1 से PKB +1 तक। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई साहब ये आया कहां से, तो आप उसे कहना कि आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट जब कहां से कहां तक वेरी करता है, 1/10 से 10/1 तक। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके आंसर आया है। तो कहेंगे जब ये वेरी करेगा तभी कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। अब ये वेरी अपने आप थोड़ी करेगा, उसके लिए मीडियम देना पड़ेगा। इसको कौन सा मीडियम देना पड़ेगा? बेसिक इंडिकेटर है तो उसको एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपसे कहता है मेथाइल ऑरेंज लिया आपने, है ना, मेथाइल ऑरेंज लिया, तो आपसे कहता है कि मेथाइल ऑरेंज की पीएच की रेंज बताओ। ध्यान सुनना जरा, किसकी रेंज? पीएच की रेंज। तो आप चेक करेंगे तो 3.1 से 4.4। कोई आपसे पूछे भाई साहब मेथाइल ऑरेंज कैसा था, तो आप कहेंगे बेसिक इंडिकेटर था। कहेंगे बेसिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? कहेंगे वीक बेस होता है।
कहने वीक बेस का मतलब उसका पीएच तो 7 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ 7 से छोटा कैसे दिया है? तो आप कहेंगे ये वर्किंग पीएच है। समझ की बात को? कहेंगे ये एसिडिक मीडियम है। तो जब आपने इसको एसिडिक मीडियम दिया होगा तो ये अपना कलर चेंज ऑब्जर्व करा देगा आपको। कहेंगे ये डेटा कहाँ से आया है? डेटा यहीं से आया है। यहाँ से पीओएच की रेंज निकाली गई होगी, फिर पीएच की रेंज आई होगी, है। अब बताना यहाँ से पीएच की रेंज ये कैसे आई? क्योंकि पीओएच की रेंज भी ऐसी आई होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहते हैं पीएच की रेंज 3 to 5 है ना, 3 to 5 है, तो बताओ पीओएच की रेंज कैसी होगी? अप्रॉक्स ले लेते हैं, मान लीजिए 3 to 5 आपने ली, तो पीओएच की रेंज कैसी होगी बताओ? इसको 14 में से माइनस करो 9, इसको माइनस करो 11, तो ये 9 से 11 हो जाएगी। अब बताओ ये क्यों होगी? क्योंकि बीच में जो पीकेबी आ रहा होगा वो 10 होगा। पीकेबी 10 क्यों होगा? क्योंकि केबी आप चेक करेंगे तो 10 to the power -10 के आसपास होगा। तो क्या आपसे पूछे कि मेथाइल ऑरेंज में ऐसा क्यों हो जाता है, तो आप कहेंगे उसका एमईओएच का आप केबी चेक करना, तो ऐसा मिलेगा लगभग लगभग। तो उसका पीकेबी कितना होगा? 10। तो पीओएच की रेंज क्या होगी? पीकेबी -1 से पीकेबी +1। तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो पीएच की रेंज क्या होगी? 3 to 5। और फिर उससे पीएच की रेंज को थोड़ा सा अप्रॉक्स बना के 3.1 से 4.4 लिखा जाता है। कितनों को बात समझ में आ गई? ये सब आंसर कहां से आते हैं? तो ये सब कैलकुलेटिव चीजें, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी आ गया। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो। अब हम लोग क्या करते हैं सुटेबिलिटी चेक करने के लिए? क्लियर मेरे ख्याल से, चले आगे। 11 नंबर, 12 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर पे यहां पर लिस्ट बनाएंगे। एक टाइप ऑफ टाइट्रेशन, पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन, और यहां पे सुटेबल इंडिकेटर। ठीक है भाई, और समझना इसमें जरा। अब यहां पे 4 केस बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, कहीं चौथा कहां गया? 3 लाइन खींचोगे चौथा अपने आप तैयार हो जाएगा। आओ समझे, कहीं कैसे हो गया? जादू है क्या? हाँ बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहला केस, दूसरा केस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तीसरा केस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और चौथा केस वीक एसिड वीक बेस। अब जरा चेक करना, इसमें कुछ बातें पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं आपको। 3 से 11 यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 3 से 7 यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 7 से 11 रेंज होती है, और यहाँ 6.5 7.5 के आसपास। यहां पे इंडिकेटर जो काम में लिया जाता है वो होते हैं सभी, यानी कि फिनोल्फ्थालीन भी ओके है, एमईओएच भी ओके है। यहां पे आप चेक करेंगे तो 3 से 7 वाला जब मामला करेंगे तो इसमें बेसिक इंडिकेटर काम करेगा, बेसिक इंडिकेटर काम करेगा जैसे एमईओएच। यहां पे चेक करेंगे तो एसिडिक इंडिकेटर काम करेगा, जैसे फिनोल्फ्थालीन। यहाँ पे चेक करेंगे तो फिनॉल रेड जैसे लोग काम करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। सबसे पहले मान लीजिए आपने पहला वाला टाइट्रेशन शुरू किया है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, जिससे अभी शुरुआत में देखो मैंने लिया था ना स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर इसमें धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए। हमें एंड पॉइंट चाहिए था, ये वाला पॉइंट पकड़ना था, लेकिन हमें थोड़ा आगे जाना पड़ा। देखो थोड़ा आगे जाना पड़ा, क्यों आगे जाना पड़ा? क्योंकि 7 पे कोई इशारा ही नहीं मिलेगा, तो आपको 7 से आगे जाना ही पड़ा था, यहाँ पे मजबूरी थी आपकी। तो आगे जाकर के फिर आपने कहा थोड़ा सा पीछे लौटा तो आंसर मिल जाता है। तरीका समझ पा रहे हैं? 7 पे रुक नहीं पा रहे थे क्योंकि इशारा नहीं मिल रहा था, थोड़ा आगे गए फिर थोड़ा का पीछे आ जाओ भैया। वही यहाँ पे देखो चलता है। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है ना, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो पीएच कितना होगा? 3 के आसपास। उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, तो क्या होगा? 7 तक पहुंचेगा। 7 पे आप रुक नहीं पाओगे क्योंकि इशारा नहीं आया, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो 11 तक गए आप, 11 तक गए, फिर आपने कहा 11 के हल्का सा पहले कलर चेंज आ गया होगा, मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया होगा, तो फिनोल्फ्थालीन आपको V2 का आइडिया दे देगा यहाँ पे। अच्छा, मेथाइल ऑरेंज कैसे काम में लिया जाएगा यहाँ पे? फिनोल्फ्थालीन तो समझ में आ गया। अच्छा, फिनोल्फ्थालीन को अगर आपको काम में लेना है तो पहले फिनोल्फ्थालीन को किस मीडियम में रखना होगा? एसिडिक मीडियम में।
तो शुरुआत कैसी करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड रखेंगे, क्योंकि फिनोल्फथालीन पहले कलर चेंज थोड़ी दिखाना चाहिए, तो पहले HCl में फिनोल्फथालीन मिला के रखेंगे, तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, फिर उसमें NaOH मिलाएंगे, फिर फिनोल्फथालीन आपको काम करवा के दिखा देगा, जैसे पीछे समझाया। MEOH से कैसे काम लोगे बताओ, MEOH से कैसे काम लोगे? यहां पे MEOH से उल्टा कर दो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ। MEOH को पहले किस में रखोगे, स्ट्रॉन्ग बेस में, जिससे वो अपना कलर चेंज ना दिखा रहा हो शुरू में, फिर धीरे धीरे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ, तो फिर उल्टा काम हो जाएगा। 11 से चलना शुरू करोगे इस बार, तो इस बार उल्टी गाड़ी चला दो। पहले क्या हो रहा था, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 9 और 11। अब क्या होगा, 11 से घटना शुरू करो, स्ट्रॉन्ग बेस लो, उसमें मिलाओ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 11 से घटो, तो क्या होगा, पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर एकदम से गिरोगे, एकदम से गिरोगे तो कहां पहुंच जाओगे, 5 और 3। इससे थोड़ा सा पीछे कलर चेंज आ जाएगा, मतलब एंड पॉइंट आ जाएगा, कलर चेंज तो यहां आएगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या दोनों से काम ले सकते हैं? समझ में आ गई बात? अगला सुनिए, अगले में क्या करेंगे, कंटेनर में क्या लेंगे, देखो यहां पे कंटेनर में क्या लेंगे, वीक बेस। कंटेनर में वीक को लिया जाता है, जब एक वीक हो एक स्ट्रांग हो, वीक को लेंगे क्योंकि स्ट्रांग थोड़ा सा मिलाते ही काम हो जाएगा। तो देखो कंटेनर में वीक लिया, 2-4 बूंदे गिराई स्ट्रांग एसिड की। पहले बेसिक था मामला, पहले बेसिक था तो कितना था, 7 से हल्का सा बड़ा था, मान लो 7.5 था, मान लो 7.5 था, इससे मिलाना शुरू किया स्ट्रांग एसिड, तो धीरे धीरे मामला 7 हो जाएगा, गिरते 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 गिरते, फिर थोड़ा सा और मिलाओगे तो एकदम से 5 और 3 तक पहुंच जाएगा। तो रेंज कहां से कहां तक मिलेगी, 3 से 7.5। इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख लिया, 3 से 7। अब बताइए, अगर आपसे कोई अंदर बैठा दो कंटेनर के, उससे पूछो भाई साहब ज्यादातर माहौल कैसा रहा, तो क्या बोलेगा, ज्यादातर माहौल 3 से 7 के बीच में रहा, मतलब एसिडिक रहा। और एसिडिक माहौल में कौन सा इंडिकेटर काम करता है, बेसिक इंडिकेटर। एक तरीका। दूसरा तरीका बताइए, मिथाइल ऑरेंज की डिमांड क्या थी, इसके पीएच की रेंज की डिमांड क्या थी, इसकी डिमांड थी 3.1 से 4.4। और क्या ये डिमांड इसके बीच में आ रही है, पूरी हो रही है, तो इसका मतलब ये इसके लिए सुटेबल है। क्लियर? बताइए इसमें कैसे करेंगे, क्या समझाएंगे, कहेंगे वीक एसिड लो पहले, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ। वीक एसिड मतलब कैसा, 7 से हल्का से छोटा, 6.5 के आसपास। अब बताओ 6.5 के आसपास है, 6.5 के आसपास है, तो उसमें मिलाओ स्ट्रॉन्ग बेस, धीरे धीरे क्या होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा, फिर आपको कलर चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे ज्यादातर माहौल बताओ कहां से कहां तक रहा, 7 से 11 के बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था तो ज्यादातर माहौल बेसिक रहा। बेसिक माहौल में कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, एसिडिक, यानी कि फिनोल्फथालीन। और बताइए फिनोल्फथालीन की डिमांड क्या थी, पीएच की रेंज क्या थी इसकी, 8.3 से 10। तो 8.3 से 10 ये मांग रहा था, क्या इसकी डिमांड इसके अंदर दिख रही है आपको, पूरी हो रही है? 7 से 11 के बीच में 8.3 से 10 आता है कि नहीं आता है, तो डिमांड पूरी हो रही है, तो ये सुटेबल है। अब बताओ 7 से 11 में क्या ये सुटेबल होगा, नो। क्यों, ये क्यों नहीं सुटेबल होगा? दो तरीके से समझा सकते हैं। पहला, ये इसकी डिमांड है 3.1 से 4.4 और ये यहां पूरी नहीं हो रही है। दूसरा, ये बेसिक इंडिकेटर है और ये बेसिक मीडियम है, बेसिक इंडिकेटर बेसिक मीडियम में काम नहीं करेगा, कॉमन एंड इफेक्ट। बताइए क्या उल्टा अगर आप ये सोचें, ये वाली डिमांड यहां ये खेलेगा क्या, नो, ये भी क्रॉस लगा हुआ है। क्यों क्रॉस नहीं खेल पाएगा, क्यों नहीं खेल पाएगा बताओ क्रॉस, क्योंकि ये कह रहा है भैया मेरी डिमांड 8.3 से 10 है और तुम तो 3 से 7 लेके बैठे हो, पूरी नहीं कर रहे हो डिमांड। ये एसिडिक इंडिकेटर है, ये मीडियम भी एसिडिक है, कॉमन एंड इफेक्ट लग जाएगा। तो बताइए क्या इन दोनों पे क्रॉस लगा हुआ है? कितनों को बात समझ में आ गई, ये सब क्रॉस क्यों लगाए मैंने, अब हटा देते हैं इसको, समझ में आ गई बात। आखिरी में आ जाओ भाई, आखिरी में क्या बोलोगे, वीक एसिड वीक बेस है, दोनों कमजोर है, तो 6.5 7.5 के बीच में रेंज चलेगी, दोनों कमजोर है तो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया था आपको, तो यहां पे कौन काम करता है, फिनॉल रेट, क्योंकि इसकी जो पीएच की रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 6.8 से 8.2। तो ये करीब करीब इसमें सुटेबल बैठ जाता है। ठीक है, अब इस पे सवाल सुनिए, इस पे सवाल, सुनो ध्यान, सवाल सुनो। हम्म 43 देखो, पढ़ो। पहले ये तो सुन लो, बचा हुआ है जो बचा, पहले उस पर आओ, पहले जो पढ़ा रहे हैं बच्चे की बहुत चिंता है, जो करा रहे हैं वो चिंता नहीं।
हाँ भाई, विच वन इज टाइट्रेटेड विद HCl बाय यूजिंग HPH एज ए सुटेबल इंडिकेटर। बताइए फिनोफ्थ्रीन इनमें से HCl का टाइट्रेशन किसके साथ कराए जिससे फिनोफ्थ्रीन एक सुटेबल इंडिकेटर बन जाए। ठीक है, पोल शुरू कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, फिनोफ्थ्रीन के बारे में मैंने आपको बताया, आपने अगर ये टेबल ध्यान से देखी, देखिए टेबल अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बात हुई है। देखो फिनोफ्थ्रीन एक तो वहां काम करता है जहां पे सब काम करते हैं, देखो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत बड़ी रेंज है। और फिनोफ्थ्रीन वहां काम करता है जहां वो एक्सक्लूसिव काम करता है, मतलब कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम कब आएगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो। तो फिनोफ्थ्रीन दो जगह काम करता है, यहां और यहां। समझ में आ रही थी बात, फिनोफ्थ्रीन दो जगह काम करता है। ओंकार, प्रियांशु, अमोल, समझ में आई बात। तो बताओ फिनोफ्थ्रीन कहाँ कहाँ काम करेगा, एक तो यहां पे काम करेगा जहां सब करते हैं, और एक यहां काम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में। समझ में आई बात। अब मेरे को बात बताओ कि इस वाले सवाल में क्या आपसे पूछा गया है कि फिनोफ्थ्रीन कहां पे सुटेबल होगा। तो HCl तो आपने ले लिया, तो फिनोफ्थ्रीन दो जगह सुटेबल होता है। बताओ कहां का, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, और एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में, मतलब बेसिक मीडियम होना चाहिए, दो जगह। अब मेरे को एक बात बताना, एसिड तो आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया है ना, एसिड आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया। तो जब एसिड आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो ये वाला केस तो खत्म हो गया ना, वीक एसिड तो लिया ही नहीं आपने, तो ये केस तो खत्म हो गया। अब बचा सिर्फ ये केस बचा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो साथ में क्या लेना पड़ेगा बोलो, क्या स्ट्रॉन्ग बेस ही लेना पड़ेगा। हेलो, कितनों समझ में आ गई बात, अंगूठा फटाफट। इसलिए ये वाला टिक किया गया NaOH। कितनों समझ में आ गई बात। अगला 44 बताओ, सुटेबल इंडिकेटर बताओ। HCl का टाइट्रेशन इसके साथ कराना है, CH3CONA के साथ। पोल शुरू कर रहा हूं। HCl का टाइट्रेशन इसके साथ कराया। अब देखना, सुनना ध्यान से। देखो CH3CONA के साथ जब HCl का टाइट्रेशन करेंगे तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये कौन है, ये बताओ, ये कौन है, ये कैसा है, ये है कैसा, सॉल्ट तो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, कितना ये वीक बेस है। याद करिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कुछ याद आया, NaOH और एसिटिक एसिड की लड़ाई हुई होगी यहाँ पे, तो जीतेगा कौन, NaOH। लेकिन थक जाएगा थोड़ा, मर थोड़ी जाएगा, तो वीक बेसिक। याद आया मामला। बोलो भाई, प्रियांशु, मेधा, मनीषा, ये सब इसीलिए कह रहा हूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको आना चाहिए। वो नहीं आता होगा तो ये सवाल तो यहाँ पे बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। तो बताओ जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन थोड़ा थक जाएगा, तो ये वीकली बेसिक है और ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। बताइए वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में सिस्टम ओवरऑल कैसा हो जाएगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक, और एसिडिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, बेसिक। कितने को समझ में आ गई बात। माहौल एसिडिक है देखिए ओवरऑल, तो काम कौन करेगा, बेसिक इंडिकेटर। कितने को समझ में आई बात, तोड़िए फटाफट, कंसेप्ट देख पा रहे हैं मतलब। तो आपने पढ़ा होगा ढंग से ना पुरानी बातें, तभी आपसे सवाल लगेंगे। अब सुनिए आखिरी बात, ये अभी तक जो खत्म हुआ उसको क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड थ्योरी। कितनों को मजा आ गया, इंडिकेटर में समझ में आ गया सब कुछ। अगली थ्योरी का नाम है बेंजेनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। बेंजेनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, अब इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए, इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सुनिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, indicators are aromatic compounds. Because they have definite kind of aroma. एरोमा नहीं, एरोमा, एरोमा, ठीक है। एरोमा मतलब इनके अंदर एक सुगंध होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। और कहा गया इस थ्योरी के हिसाब से, ये थ्योरी नंबर 2 है भैया, ये थ्योरी नंबर 2 है। थ्योरी नंबर 1 समझ पाए कौन सी थी, बताओ। पहली थ्योरी जिसने इंडिकेटर का फंक्शन समझाया वो कौन सी थी, ओस्टवाल्ड थ्योरी। और दूसरी थ्योरी कौन सी, बेंजेनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। इसने बताया दो फॉर्म होते हैं, एक होता है बेंजो फॉर्म, ऑर्गेनिक आप पढ़ते होंगे, तो एक होता है बेंजो फॉर्म और एक होता है क्विनो फॉर्म, ठीक है।
कौन सा, ये पहला वाला कौन सा बताओ जल्दी से, बोलो भैया, ये कौन सा फॉर्म है? हाँ, बेंजोफॉर्म। और ये कौन सा? ये क्वीनोफॉर्म है। ठीक है, ये भी ठीक है। चलो यहां स्लाइड की नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 1, नई थ्योरी में नई नंबरिंग कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने बोला कि दो फॉर्म होते हैं, बेंजो फॉर्म होता है, क्वीनो फॉर्म होता है, और इसके अकॉर्डिंग इनसे पूछा गया ये बताओ, है ना, इनसे ये पूछा गया कि ये बताओ कि कलर चेंज कैसे आता है। भाई ओस्टवाल्ड ने तो अपना कंसेप्ट समझाया। ओस्टवाल्ड ने कहा भाई साहब वीक ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक बेस, मैंने समझा दिया, मेरा काम हो गया। कॉमन एनिफेट, ऑड एनिफेट, तुम कैसे समझाओगे कलर चेंज, कैसे ऑब्जर्व कराओगे? तो इन्होंने कहा समझा देंगे, हम भी समझा देंगे। आप सुनो ध्यान से, कलर चेंज कैसे समझाया इस आदमी ने या इस थ्योरी ने, वो समझिए थोड़ा। ये समझने वाली बात है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे मैं क्या बना रहा हूं, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसमें कलर चेंज कैसे ऑब्जर्व होगा, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना इस थ्योरी में, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ भी पूछे तो आपको पता, तो ऐसा नहीं ये पता लगा बैठ के मुंह बना के। बताइए, ये पूरा फॉर्मेट बनाया, ये किसका स्ट्रक्चर है? फिनॉफ्थलीन का। ये फिनॉफ्थलीन है, जो आप शॉर्ट में एचपीएस लिखते हैं वो ये है। तभी इसका नाम देखो फिनॉल पीएस थैलीन। देखो फिनॉल की रिंग दिख रही है आपको, और थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो फिनॉल पीएस थैलीन। समझ पा रहे हैं नाम कैसे पड़ा? अब आप बताइए, ये इंडिकेटर ओस्टवाल्ड थ्योरी के हिसाब से किस मीडियम में अपना कलर चेंज दिखाता है? हाँ भाई, ओस्टवाल्ड थ्योरी के हिसाब से किस मीडियम में अपना कलर चेंज दिखाता है? बेसिक मीडियम। तो बताओ इसको कौन सा मीडियम देंगे हम? यहां भी भाई मीडियम तो वही देंगे ना जहां कलर चेंज, कंसेप्ट अलग होगा। बेसिक मीडियम मैंने यहां भी दिया। अब पूछेगा बेसिक मीडियम में कलर चेंज कैसे दिखाओगे तुम? इनसे पूछा भाई साहब बेसिक मीडियम में कलर चेंज कैसे दिखाओगे? तो देखिए यहां पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं फिर से इसी का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंसेप्ट में तब्दीली आई। पहले तो मैं सेम डायग्राम बना रहा हूं, देखना, फिर मैं चेंज इधर करूंगा लेकिन हो उधर रहे होंगे। ध्यान सुनना जरा क्या बोल रहा हूं। पहले मैंने सेम डायग्राम बनाया, बिल्कुल सेम। अब ध्यान सुनना मेरी बात, सेम डायग्राम बना दिया, तो ये डायग्राम तो वही है सेम फिनोफ्थलीन का। बताओ कौन सा फॉर्म बना दिया? बेंजो फॉर्म बना दिया दोनों जगह। अब मैं क्या करूंगा, बेंजो फॉर्म से इधर जाऊंगा, इस तरफ, इस तरफ जब जाऊंगा तो क्या मीडियम दूंगा इसको? बेसिक मीडियम। तो मैंने बेसिक मीडियम मान लो दिया। अब जो जो तब्दीलियां होती जाएंगी वो बनाता जाऊंगा, है ना। देखो इसको दिया बेसिक मीडियम, अब इसमें जो जो तब्दीलियां होंगी उसको उधर बनाता जाऊंगा। समझ में आ रही बात? सुनना, सबसे पहले बताओ OH नेगेटिव दोगे तो क्या होगा? OH नेगेटिव आपने दिया, बताओ OH नेगेटिव दिया बेसिक मीडियम में तो किस पे अटैक करेगा? इस H पॉजिटिव पे। यहां से बॉन्ड टूटेगा H पॉजिटिव, और यहां पे क्या आएगा? O नेगेटिव। ठीक है, और बताना जैसे H पॉजिटिव और O नेगेटिव यहां पे आएगा, ये O नेगेटिव रेजोनेंस में चला जाएगा। हेलो बोलो भाई, ये O नेगेटिव रेजोनेंस में चला जाएगा। चार्ज सिंगल, और फिर यहां देखो डबल, देखा? तो बताओ यहां पहुंच जाएगा चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहां पीछे आ जाएगा। तो करते जाते हैं, यहां पे चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। तो बताइए यहां पे क्या क्या तब्दीली आएंगी, समझ पा रहे हैं? बताओ डबल बॉन्ड क्या यहां से हट गया? हेलो बोलते हैं ना भैया जरा। डबल बॉन्ड बताइए कि यहां पहुंच जाएगा? यस, है ना, डबल बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा, और ये चार्ज, चार्ज पहुंच जाएगा यहां पे। फिर क्या होगा बताना? हो इधर रहा है, बना इधर रहा हूं, चार्ज सिंगल डबल हो इधर रहा है। ठीक है, अब बताओ चार्ज सिंगल डबल, तो चार्ज यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड पीछे आ जाएगा। करते जाओ भैया जरा। चार्ज देखो पहुंच गया आगे, डबल बॉन्ड पीछे। तो चार्ज यहां पहुंचा था, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ऐसा हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे यहां पहुंच गया होगा, ये सब हो इधर रहा है। समझ में आ रही बात? नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पहुंच गया। अब ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो इस कार्बन से क्या कहेगा? कहेगा मैं नेगेटिव चार्ज लेकर के आया हूं, तुम्हारी रिंग में स्ट्रेन है, और ये ऑक्सीजन रोज कहता है रिंग को तोड़ डालो, रिंग को तोड़ डालो, तुम्हारी रिंग में तनाव है, जिंदगी में सुकून नहीं है तुम्हारी, इस रिंग में स्ट्रेन है, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ डालो। रोज ये धमकी देता है ऑक्सीजन, और मुझे आजाद करो। आज मैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आया हूं, इस ऑक्सीजन को आजाद करो, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, मैं नेगेटिव लेके आया हूं, हम दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। बोलो मेरे दोस्त, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए क्या कहेगा? ये कहेगा ओके चलो इसको आजाद करते हैं भैया आज। जैसे इसको आजाद करेगा बताना ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ये बॉन्ड जब यहां से टूटेगा तो बताना ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा भाई? नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बोलो क्या बना लेंगे? हाँ भाई, ये पॉजिटिव मिलके बताओ दोनों क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो क्या यहां पे एक बॉन्ड और लगा दूं? हेलो,
समझ में आ रही बात? ये सब हो किधर रहा है बताओ, हो किधर रहा है? उधर। बना किधर रहा हूं? इधर। समझ में आ रही बात? तो यहां बताइए डबल बॉन्ड आ जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? और बताइए ये जो H पॉजिटिव यहां से फ्री हुआ था वो H पॉजिटिव यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, और जब यहां पे कनेक्ट हो जाएगा तो बताना यहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट थोड़ी, कितनों को बात समझ में आ गई कैसे स्ट्रक्चर बना? ठीक है, तो ये चल रही है ऑर्गेनिक। अब जरा मेरे को बताना, ये जो फॉर्म बना ये कौन सा फॉर्म बना? ये वाला कौन सा फॉर्म बना? इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? देखिए इस रिंग को देखिए, ये कौन सा फॉर्म? क्वीनो फॉर्म है। और बताना उधर कौन सा फॉर्म था? बेंजो फॉर्म। तो बताओ कौन सा फॉर्म स्टेबल है भैया? बताओ क्वीनो फॉर्म, ये बेंजो फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म स्टेबल है? फिर सुन लीजिए, इसको समझ में नहीं। OH नेगेटिव यहां पे आया, प्रोटॉन पे अटैक किया, यहां नेगेटिव चार्ज आया, चार्ज सिंगल डबल चार्ज यहां पहुंच गया, डबल बॉन्ड पीछे आ गया, फिर चार्ज सिंगल डबल चार्ज यहां पहुंच गया, डबल बॉन्ड फिर पीछे आ गया। चार्ज जब यहां पहुंचा तो इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन से कहा तुम्हारी रिंग में यहां स्ट्रेन, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, ऑक्सीजन को आजाद करो। यहां तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव लेके भाग जाएगा, तुम पॉजिटिव ले लेना, और तुम्हारा पॉजिटिव और मेरा नेगेटिव मिलकर हम दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड बन गया। और जो H यहां से फ्री हुआ तो वो यहां जुड़ गया। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पैदल हैं। इतना कंसेप्चुअल समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पैदल हैं, यकीन मानिए। अब मेरे को एक बात, इसमें कौन सा फॉर्म स्टेबल है? बताइए इसमें कौन सा फॉर्म स्टेबल है? बेंजो फॉर्म या क्वीनो फॉर्म? कौन सा फॉर्म आपको स्टेबल नजर आ रहा है? अब आप कहेंगे देखो इस रिंग का स्ट्रेन आपने फ्री किया, देखो फैक्टर सुनना, इस रिंग का आपने स्ट्रेन फ्री किया, स्ट्रेन फ्री जब रिंग को करेंगे तो स्टेबिलिटी यहां बढ़नी चाहिए। हेलो भाई, क्वीनो फॉर्म की स्टेबिलिटी मतलब एक पॉइंट किसके समर्थन में जा रहा है? क्वीनो के समर्थन में। कौन सा? रिंग की स्ट्रेन को हटा दिया। एक और सुनना जरा, यहां बताइए एरोमेटिक कैरेक्टर था क्या तीनों रिंग के अंदर? देखो चेक करो, हकल्स रूल, एरोमेटिक कैरेक्टर चल रहा है क्या तीनों रिंग के अंदर? तीनों रिंग के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर चल रहा है। यहां आपने बताइए इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या खराब किया? इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर खराब किया। तो बताइए एरोमेटिक कैरेक्टर खराब करने से स्टेबिलिटी गिर रही है, ये नेगेटिव पॉइंट चला गया इसका। बोलो भाई, ये क्या नेगेटिव पॉइंट चला गया क्वीनोफॉर्म का? तो क्वीनोफॉर्म का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। देखो एक पॉजिटिव कौन सा हुआ? एक पॉजिटिव कौन सा हुआ कि रिंग का स्ट्रेन फ्री हो गया। दूसरा नेगेटिव कौन सा हुआ? इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर खराब हो गया। अब सवाल उठता है कौन स्टेबल है? अभी भी क्वीनो ज्यादा स्टेबल है, ये क्वीनो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। रीजन बताइए। रीजन आप कहेंगे ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि क्योंकि एक और फैक्टर है। करें एक और कौन सा है बताइए? इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर जब आपने खराब किया तो एक और फायदा भी तो किया। देखना जरा, यहां देखो डबल बॉन्ड, यहां सिंगल फिर डबल। तो बताइए ये डबल बॉन्ड क्या इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है इस स्ट्रक्चर में? हाँ भाई, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? नो। लेकिन यहां चेक करना, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो बताइए ये डबल बॉन्ड क्या इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया? और यही इधर भी हो रहा है, देखो डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर देखो डबल। तो बताइए क्या ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया? तो एक रिंग का स्ट्रेन पहले तो रिंग का स्ट्रेन आप फ्री कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। एक रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर खराब किया, लेकिन उस रिंग को बाकी दो रिंग के साथ क्या परफेक्ट कॉन्जुगेशन में ले आया, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कितने लोग बात समझ में आई मेरे दोस्त? ये ऑर्गेनिक चल रही है। अब अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या इसकी एनर्जी कम हो जाएगी? अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या इसकी एनर्जी कम हो जाएगी? एनर्जी कम हो जाएगी तो एनर्जी गई कहां? इधर एनर्जी ज्यादा थी, अब धीरे से देखिए यहां पे थर्मो आ रही है। इधर एनर्जी ज्यादा थी, इधर एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी गई कहां? एनर्जी रिलीज हो गई। अब धीरे से यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, सराउंडिंग में चली गई। तो बताइए क्या यहां पे डेल्टा ई एनर्जी फ्री हो जाएगी? अब जब डेल्टा एनर्जी फ्री होगी तो जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होंगी, क्योंकि प्योर एनर्जी वेव्स निकल रही है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी तो बताइए यहां पे उन वेव्स के अंदर एक डेफिनेट लैम्डा होगा, एच बाय लैम्डा। और बताइए हर लैम्डा के अकॉर्डिंग एक कलर होगा, तो एक कलर एमिट होगा, और वो कलर जिस लैम्डा से मैच करता है वो लैम्डा वो कलर होता है पिंक। इसलिए यहां पे आपको कौन सा कलर एमिट नजर होता हुआ नजर आता है? पिंक कलर। इसलिए आपको यहां पिंक कलर नजर आता है जब आप फिनोफ्थलीन को कौन सा मीडियम देते हैं? बेसिक मीडियम। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इधर से फिजिकल, उधर से ऑर्गेनिक, इधर से एटॉमिक स्ट्रक्चर, इधर से इनऑर्गेनिक। अद्भुत संगम का आनंद उठाइए। तोड़ डालिए अगर मौज आगे भी। चलें आगे। क्लियर? कितने लोग बात समझ में आ गई? बोलो भाई।
चले आगे। अच्छा, अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग मीडियम में अलग अलग क्यों कलर चेंज क्यों दिखाते हैं, ये कंसेप्ट कैसे सिखाता है? क्योंकि स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, दोनों स्टेबिलिटी में डिफरेंस अलग अलग होगा, तो एनर्जी गैप भी जो फ्री होगा अलग अलग फ्री होगा, सबका डेल्टा ही अलग होगा। डेल्टा ही अलग होगा तो बताइए जो फोटोन निकलेंगे या एनर्जी वेव्स निकलेंगे उनका लैम्डा अलग अलग होगा, और जो लैम्डा अलग अलग होगा तो उसका कलर चेंज भी अलग अलग होगा। इसलिए हर का कलर चेंज अलग अलग होता है। कितनों को बात समझ में कि इंडिकेटर एकदम क्लियर है? चले, खेल समझ पा रहे हैं? तो ये देखिए चल रही है, ऑर्गेनिक चल रही है, फिजिकल इधर से एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ चुका है। ओके, एसिड बेस थ्योरी। अब एसिड बेस थ्योरी तथाकथित इनऑर्गेनिक का पार्ट है, और कुछ हिस्से इसके ऑर्गेनिक में भी पाए जाते हैं, है ना? अब मैं पढ़ा रहा हूं, इसको सुनिए ध्यान से। एसिड बेस थ्योरी में पहली थ्योरी का नाम था, है ना, पहली थ्योरी का नाम था आरेनियस थ्योरी। मैंने कहा ना जब मैं खुल के खेलूंगा तो तनाव बहुत बढ़ जाता है, तो मैं आराम आराम से खेल रहा था। मैंने कहा ठीक है। जिस दिन मैं फुल फॉर्म में आ गया ना, मतलब एकदम भयानक वाली, तो मतलब मामला बहुत जहरीला हो जाएगा। आइए सुनिए, बढ़ बढ़ के मारता हूं फिर मैं। अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, पहली थ्योरी थी जो एसिड बेस थ्योरी थी आरेनियस। अकॉर्डिंग टू, अब सुनिए इसमें बहुत कंसेप्ट है तगड़े तगड़े। अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, शब्द उनके हैं, बोल मैं रहा हूं। एसिड इज अ सब्सटेंस। इनसे पूछा कि भाई साहब एसिड क्या होता है? इन्होंने बोला एसिड एक सब्सटेंस होता है विच कैन गिव H positive in the presence of water. इनसे पूछा कि बेस कौन है? इन्होंने बोला एक सब्सटेंस है which gives OH negative in the presence of water. ध्यान दीजिए, ये आदमी हर चीज में पानी पानी करता रहता था, यही बाद में इसकी समस्या बनेगी। इनसे बोला एसिड क्या है? कहने पानी में फेंको खुद जान जाओ। कहने बेस क्या है? पानी में फेंको खुद जान जाओ। जो पानी में फेंकने में प्रोटॉन दे दे वो मेरा एसिड है, जो पानी में फेंकने पे OH दे दे वो मेरा बेस है। बराबर। इनसे पूछेगा भाई साहब एग्जाम्पल बताओगे क्या? इन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। इन्होंने कहा HCl को पानी में फेंक के देखो मेरे दोस्त। इनसे पूछा गया HCl को पानी में फेंक के देखो, कह रहे हाँ बिल्कुल पानी में फेंको। पार्ट 1 में आपने इसको पानी में फेंका था, ये खूब टूटा था बेइंतहा, और इसने pH 11 तक आपको दिया था, याद आया? तो बताइए इसको पानी में फेंकेंगे तो बताइए प्रोटॉन देगा, तो ये कौन है? इनसे कहा कि तुम मेरे आरेनियस एसिड हो। तुम कौन हो मेरे? तुम आरेनियस एसिड हो, जो मस्त रहो। इनसे पूछा NaOH को पानी में फेंक के देखो, बताओ कैसा लगेगा? NaOH को बताइए जब आप पानी में फेंकेंगे तो बताइए Na पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। तो बताइए पानी की प्रेजेंस में क्या ये आपको OH नेगेटिव दे देगा? और अगर ये OH नेगेटिव दे देगा तो आरेनियस ने कहा कि तुम आज से मेरे आरेनियस बेस हो। दोनों चले गए वहां से, इनकी थ्योरी भी चल पड़ी, और उसके बाद स्लाइड नंबर 5 पे इनके फायदे। जब थ्योरी चल पड़ी तो इसकी मेरिट्स गिनाना शुरू करेंगे। मेरिट समझते हैं? प्लस पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, हाँ भाई मॉल जोरदार चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, पहला फायदा, मैंने कहा ना आखिरी में भाई साहब जो मैं खेलता हूं लोग पानी मांग जाते हैं, अभी मैं अपने पे आ जाऊं तो हाँ अब सुनना मेरी बात। अभी तो मैं क्या हल्के हल्के थोड़ा दया धर्म करता रहता हूं। देखिए मेरिट्स, मेरिट्स क्या है? फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 1 मेरे दोस्त ये कि इनके पास लोग दूर दूर से ऑक्साइड्स लेकर के आने लगे। दिस थ्योरी इज हेल्पफुल टू डिफाइन, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, दिस थ्योरी इज हेल्पफुल टू डिफाइन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, डिफरेंट ऑक्साइड्स। जैसे लोग इनके पास क्या लेकर के आए भाई? कोई इनके पास CO2 लेकर के आ गया कि बताओ बाबा जी कैसा है। कोई इनके पास SO3 लेकर के आ गया, कहा बताओ कैसा है। कोई इनके पास मान लिया SO3 गैसेस ले आया, कोई Na2 ले आया, ये ऑक्साइड ले आया, तमाम ऑक्साइड्स लेकर के आ गए लोग। अब इनसे पूछा बताओ ये सब कैसे हैं? इन्होंने कहा पानी में फेंको खुद जान जाओ, पानी में डिजोल्व करो खुद जान जाओ। जब इनको पानी में फेंकेंगे, पानी से भरी बाल्टी उस आदमी के पास हमेशा रहती थी मेरे दोस्त, पानी में फेंकता था हर व्यक्ति को, बताइए ये क्या बनाएगा आगे चल के? H2CO3, ये क्या बनाएगा? H2SO4, ये क्या बनाएगा?
NaOH। बताइए जब आप पानी एक्वस मीडियम इन तीनों को देंगे तो बताइए एक्वस मीडियम में आगे चल के जो प्रोटॉन दे देगा, ये आगे चल के आपको क्या देने वाला है? प्रोटॉन। और एक्वस मीडियम में अगर ये प्रोटॉन देने वाला है तो बचपन में ये जो ऑक्साइड जिसने आगे चल के बड़ा होकर प्रोटॉन दिया वो एसिडिक ऑक्साइड था। तो बाबा जी ने कहा कि तुम जाओ एक एसिडिक ऑक्साइड हो। बताइए आगे चल के H2SO4 बना रहा है, आगे चल के प्रोटॉन देगा, तो बाबा जी ने कहा कि तुम भी एसिडिक ऑक्साइड हो मेरे दोस्त। इससे कहा कि तुम NaOH बने आगे चल के और तुम आगे चल के OH नेगेटिव दोगे पानी में, यानी कि बचपन में तुम बेसिक ऑक्साइड हुआ करते थे। कहेगा ओके। ये फायदा नंबर 1 है, मेरिट नंबर 1। और मेरिट नंबर 1 के बाद मेरिट नंबर 2, फायदे गिनाना शुरू करिए। फायदा नंबर 2 सुनिए, हेल्प टू डिफाइन दिस थ्योरी, डिफाइन Ka एंड Kb। कैसे? इनसे पूछा कि अगर आप कोई वीक एसिड ले आए, मान लीजिए कैसा कमजोर एसिड, कमजोर एसिड आप ले आए जैसे एसिटिक एसिड। बताइए जब आप कमजोर एसिड लाते थे पार्ट 2 आयनिक जब आपने पढ़ा था, तो बताइए आप इसका के लिखते थे, और के जब लिखते थे तो क्या लिखते थे? H पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव अपॉन HA। बोलो भाई, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? फिर बताइए धीरे से आप इस के नीचे ए लगा देते थे। क्यों लगाते थे? ए फॉर क्या था? ए फॉर एप्पल नहीं था, ए फॉर एसिड था। ध्यान दीजिए, इसको एसिड बताने वाला कौन? आर्रेनियस। आर्रेनियस ने बताया ये प्रोटॉन देता है, इसका मतलब ये एसिड है, और एसिड है तो एसिड के लिए इसके नीचे ए लगा दीजिए सबस्क्रिप्ट में। इंग्लिश सबस्क्रिप्ट, क्या बात है। आइए समझे अगला पॉइंट। मान लीजिए कल को इनके पास कोई बेस लेकर के आ गया मेरे दोस्त, बेस लेकर के आ गया, तो इन्होंने क्या BOH उठा के बी पॉजिटिव OH नेगेटिव NH4OH ले आइए, तो ऐसे टूट जाएगा, रिवर्सिबिलिटी होगी उसमें। पार्ट 2 में आप ये सब पढ़ चुके हैं। बताइए फिर यहां पे के लिखते थे, याद करो, फिर क्या लिखते थे? बी पॉजिटिव, मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, बी पॉजिटिव आयन है। अब बताओ के नीचे क्या लिखोगे मेरे दोस्त? के नीचे बी लगाओगे। ये बी क्यों लगाया बताओ? क्योंकि बेस है। ये बी क्यों लगाया? क्योंकि बेस है। बेस किसने इसको बताया? किसने कि ये बेस है? इससे कहा तुम आगे चल के OH नेगेटिव बनाते हो, इसका मतलब तुम बेसिक हो, और बेसिक हो तो यहां बी लगा दो। तोड़िए फटाफट, तोड़ते जाइए, बढ़ते रहे। कौन सी थ्योरी चल रही मेरे दोस्त? बताओ कौन सी थ्योरी चल रही है? आर्रेनियस थ्योरी। कितने फायदे हो गए? 2 फायदे हो गए। जब काफी तारीफ हो गई इस थ्योरी की, पहली पहली थ्योरी थी, जब काफी तारीफ हो जाती तो फिर महिलाएं पड़ोस की बुराइयां करना शुरू कर देती। तो हेडिंग डालेंगे इसके बाद मेरे दोस्त, तेरी कमियां, डीमेरिट्स। हिंदी माध्यम में, हिंदी माध्यम वाले हेडिंग डालेंगे तेरी कमियां। पड़ोस के लोगों ने इनकी बुराइयां गिनाना शुरू कर दिया। आइए समझते हैं पड़ोस के लोगों ने क्या बुराइयां की। समस्या नंबर 1, ये आदमी हमेशा पानी से भरी बाल्टी रेडी रखता था। ध्यान दीजिए, दिस थ्योरी was not able to explain the nature of substance in the presence of solvents other than water। मतलब ध्यान दीजिए साहब, पहला कंसेप्ट ये। दूसरा, was not able to explain, लिख देता हूं पहले फिर मैं समझाता हूं। was not able to explain the nature of substance। अब ये सब मैं टाइप करा के भी ला सकता था मेरे दोस्त, लेकिन दैट्स नॉट माई स्टाइल। समझ पाए? इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, दैट्स नॉट मेडी स्टाइल। मेडी अलग लेवल पे खेलता है। चलिए ये हो गया 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर के बाद आ जाइए 7 नंबर। 7 नंबर के बाद फिर 8 नंबर। अगला सुनिएगा, तीसरा पॉइंट, was not able to explain। अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगे। some neutralization reactions, some neutralization reaction in the absence of water। अगला, was not able to explain the nature of
BF3 AlCl3 टाइप कंपाउंड्स। आइए समझें। जब लोगों को पता चल गया कि आदमी में सब बाल्टी पानी की तैयार रखता है, तो लोगों ने क्या किया, इनके पास एक बार कंपाउंड लेकर के आया और इनकी पानी से भरी बाल्टी लेके भाग गए। जब पानी से भरी बाल्टी लेके इनकी भाग गए मेरे दोस्त, तो क्या किया, इनसे पूछा बताओ बाबा जी अब कैसा है। इन्होंने कहा बाल्टी कहाँ है। कहा बाल्टी तो कोई ले गया। कह रहे मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरा कंसेप्ट सिर्फ बाल्टी और पानी में चलता है। तो इनसे कहा ये तो फिर आपकी समस्या है। इन्होंने कहा ठीक है जो भी है, लेकिन यही है। फिर इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, कोई रात में बाल्टी उठा के ले जाता है, तो इन्होंने बाल्टी को रस्से से बांध लिया। तो लोगों ने क्या किया, इनकी बाल्टी ले गए, उसके बदले में दूसरी बाल्टी फंसा दी वहां पे। जब दूसरी बाल्टी फंसा दी तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वहां पे पानी की जगह वहां बेंजीन भर के चले गए। जब मेरे दोस्त पानी की जगह बेंजीन भर के लेके चले गए, तो लोगों ने सुबह फिर इनके पास मजे लेने के लिए आ गए। कहा बताओ SO3 कैसा है, Na2O कैसा है। इन्होंने कहा पानी नहीं है, इस बाल्टी में कुछ और है। कहा हाँ इस बाल्टी में बेंजीन लगता है। कह रहे मैं नहीं बता सकता ये कैसा है। नेचर नहीं समझा पाए। कहा कि ये भी बाबा जी फिर आपकी समस्या में तौर पे गिना जाएगा। इन्होंने कहा जो भी है लिख लो, लेकिन है तो यही सच। तो यानी देखिए कंसेप्ट पानी के एब्सेंस में नहीं चलता, पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो अदर देन वाटर तब भी नहीं चलता। समस्या नंबर 3 सुनिए। Was not able to explain the nature of substance या not able to explain the neutralization reactions in the absence of water। पानी के एब्सेंस में कुछ न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे SO3 आप ले लें और इसको Na2O से रिएक्शन करवा दें, तो मेरे दोस्त Na2SO4 बन जाता है। और जब ये बन जाता है तो ध्यान दीजिए ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है, और ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन बाबा जी ये नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि क्या? क्योंकि ये इसका नेचर ही नहीं समझा पाए एसिडिक क्यों है, क्योंकि पानी से भरी बाल्टी तो गायब थी। तो ध्यान दीजिए जब पानी की बाल्टी नहीं होती है, तो SO3 का एसिडिक कैरेक्टर और Na2O का बेसिक कैरेक्टर नहीं समझाया जा सका इनके द्वारा, जबकि ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन एब्सेंस ऑफ वाटर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती हैं ये नहीं समझा पाए। ये भी एक समस्या के तौर पे लिया गया। बाद में BF3 और AlCl3 भी इनके पास आए और पानी की बाल्टी खुद लेकर के आए। कहा हम लोग पानी की बाल्टी इस बार खुद लाए, हमारा नेचर बताओगे क्या? सुना है तुम बाल्टी में फेंक के नेचर बताते हो। इन्होंने कहा तुम लोग प्रोटॉन दोगे क्या पानी से भरी बाल्टी में? प्रोटॉन दोगे क्या? इन्होंने कहा नहीं तुम्हें H नजर आ रहा है हमें? कह रहे नहीं। कह रहे फिर क्यों मजे ले रहे हो? कह रहे OH नेगेटिव दे दो। कह रहे H दिख नहीं रहा, तुम OH की बात दिख रहे हो, O कहां दिख रहा है? H भी नहीं है, O भी नहीं है। कह रहे मैं कुछ नहीं दे सकता। कह रहे तुम प्रोटॉन भी नहीं दे सकते, तुम OH भी नहीं दे सकते, तो भाग जाओ यहां से, मैं तुम्हारा नेचर नहीं बता सकता। लोगों ने कहा फिर ये तो आपकी समस्या है। इन्होंने कहा जो भी है लेकिन यही है। इस प्रकार से ये मॉडल 4 कमियों के साथ और 2 फायदों के साथ बंद हो गया। स्कोर हो गया देखिए 2-4, नेट में निगेटिव में आ गए। 2 फायदे थे, फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 2, और 4 नुकसान गिना दिए गए। 1 2 3 4 बुरी तरीके से मॉडल रौन दिया गया। उसके बाद 9 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। कितनों को समझ में आ गया आरएनएस मॉडल क्या है? तोड़िए। आरएनएस के बाद मेरे दोस्त आ जाइए अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट जो आया मार्केट में उसका नाम था ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, ये थ्योरी क्या कहती है? इन्होंने समझ लिया कि पिछले वाले व्यक्ति क्यों फेल हुए थे। ध्यान दीजिए नए कंसेप्ट का जन्म पुराने कंसेप्ट की लाश पे होता है। वो मारा गया इसीलिए जीवित हुआ है, उसमें कमियां नहीं होती तो ये आता ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान दीजिए आर्रेनियस मारा गया इसलिए ब्रॉन्स्टन का जन्म हुआ। तो ब्रॉन्स्टन के जन्म का कारण ही आर्रेनियस की मौत थी। उनका कंसेप्ट मर चुका है। अब इन्होंने कहा कि यहां पे 2 कंसेप्ट होंगे, एक होगा प्रोटोजेनिक और एक होगा प्रोटोफिलिक। ये आदमी 2 बातें करता था केवल, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक। अंतर समझना शुरू करिए। आर्रेनियस ने कहा था प्रोटॉन दो और OH नेगेटिव दो। ये कहता है सिर्फ प्रोटॉन की बात करूंगा। अगर आप प्रोटॉन के जनरेटर हो, अगर आप H+ देते हो तो आप एक एंटिटी माने जाओगे, और अगर आप फिलिक हो, प्रोटॉन लवर हो, कई लोग लवर से भावुक हो गए होंगे प्रोटॉन लवर चल रहा भैया, कहां खो गए ख्याल में? कह रहे हाँ मैं हूं। कह रहे मैं, अगर आप प्रोटॉन लवर हो, प्रोटॉन नहीं सुन रहे हैं, कह रहे हाँ हूं मैं, यस। अगर आप लेते हैं H+ तो आप प्रोटोफिलिक हो जाते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर आप प्रोटोजेनिक बन जाते हैं, यानी कि आप प्रोटॉन देते हैं किसी को, इस व्यक्ति ने कहा कि आप दुनिया में किसी को भी प्रोटॉन देकर के आ जाना।
पानी को नहीं, ध्यान दीजिए, पानी को नहीं। ये थ्योरी पानी तक लिमिटेड नहीं थी। उसने कहा दुनिया में किसी को भी प्रोटॉन देकर के आ जाना, मेरे को बता देना तुमने किसको प्रोटॉन दिया, मैं बता दूंगा, तुम उसके रिस्पेक्ट में थोड़े से प्रोटोजेनिक हो, यानी कि तुम मेरे एसिड हो, तुम उसके रिस्पेक्ट में थोड़े एसिडिक हो। तो ध्यान दीजिए, ब्रॉन्स्टन ने एसिड का कंसेप्ट रिलेटिव डिफाइन किया। रिलेटिव, रिलेटिव समझ रहे हैं? और दुनिया में जितने कंसेप्ट रिलेटिव होते हैं वही सही होते हैं, क्योंकि दुनिया में एब्सोल्यूट कोई भी कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति दुनिया में एब्सोल्यूट बेवकूफ भी नहीं है और कोई एब्सोल्यूट समझदार भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एब्सोल्यूट बेवकूफ हैं, आप अपने से बड़ा वाला ढूंढ लीजिए, उसी पल आप समझदार कहला देंगे, जबकि आप हैं उतने ही बड़े बेवकूफ। समझ पा रहे हैं? तो मेरे बात सुनना ध्यान से। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि अगर आप किसी को भी प्रोटॉन देकर के आ जाए तो मेरे को बता देना आपने इसको प्रोटॉन दिया, मैं आपको उसके रिलेटिवली थोड़ा ब्रॉन्स्टेड एसिडिक कैरेक्टर वाला बोल दूंगा, लेकिन कभी गलती से प्रोटॉन लेकर के आ जाना तो भी मेरे को बता देना, और मैं आपको कह दूंगा आप थोड़े से बेसिक नेचर के हो। तो ये कंसेप्ट रिलेटिव है, और रिलेटिव कंसेप्ट ही सही होते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वहां दो स्केल होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एक मिलिकन और एक पाउलिंग। बोलो मेरे दोस्त, उसमें से रिलेटिव कौन सी है? उसमें से रिलेटिव कौन सी है मेरे दोस्त? पाउलिंग रिलेटिव है। पाउलिंग स्केल रिलेटिव है, और पाउलिंग को ही सही रिजल्ट माना जाता है। मिल्कन एब्सोल्यूट बातें करता है, आईपी प्लस ई ए बाई टू की बातें करता है, वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट है। पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बातें करता है। हेलो, चलो ध्यान दीजिए, इसके कंसेप्ट में दो फायदे। पहला, रिलेटिव कंसेप्ट था, प्रोटॉन दोगे तो एसिड बन जाओगे, प्रोटॉन लोगे तो बेस बन जाओगे, यानी कि ओएच नेगेटिव की कभी बात नहीं करनी है। बोलो भाई, इस कंसेप्ट में कभी भी ओएच नेगेटिव की बात नहीं करनी है ब्रॉन्स्टन में। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सॉल्वेंट पानी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सॉल्वेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप किसी को भी प्रोटॉन देकर के आ जाइए, किसी से भी प्रोटॉन लेकर के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खुला कंसेप्ट है। 10 नंबर स्लाइड पे आइए, फायदे गिनाऊंगा। मेरिट्स, तुम कितने अच्छे हो। चलिए मेरिट शुरू करते हैं, तुम कितने अच्छे हो। पॉइंट नंबर वन सुनिएगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, इसने कंसेप्ट दिया एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, भावुक हो जाएगा आप लोग। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या कहता है? देखिए, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन ले भी सके और प्रोटॉन दे भी सके। कहां मिलेंगे आपको ऐसे सब्सटेंस? जैसे कोई पॉली, जिसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन निकल सकते हैं, पॉलीबेसिक एसिड्स, उनको पकड़ लीजिए, उनका सेकेंड स्टेज पकड़ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2PO4- पकड़ लो, कहां से है? H3PO4- से। और क्या पकड़ सकते हैं आप? H2CO3 से HCO3- को पकड़ लो, है ना? पानी, अमोनिया, इस प्रकार के लोग पकड़ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, दोनों काम कर लेते हैं, ये इधर भी खेल लेते हैं, ये मेरे दोस्त इधर भी खेल लेते हैं, और ये इधर
हाँ भाई, आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, सब लोग हैं, निकल लिए। आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर? हाँ, तो आधे से ज्यादा तो निकल लिए, अब क्या किया जाए। तुम लोग की क्लास है क्या इसके बाद? तुम लोग की क्लास है इसके बाद? कितने बजे से? 11:30 से? क्या करें फिर? इसको शाम को रिशेड्यूल करें क्या? ये बताओ रात को। एक बात बताओ मेरे को जल्दी से। रात को आखिरी क्लास तुम्हारी कब है? सुपर अचीवर बैच वालों की। अरे यार, ये पेन भी कैसे चल रहा है? 6 बजे? पेन भी रुक रुक के चल रहा है, नेट में कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है। कितने से कितने बजे तक है? सुपर अचीवर वालों की 6 बजे खत्म हो जाएगी, 8:30 तक खत्म हो जाएगी। 4:30 से 6 बजे तक। अच्छा, तो 9 से 10 लगा दें तो। पेन भी नहीं चल रहा इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत। 9 से 10 सब लोग फ्री हो गया? चलो ग्रुप पे भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं, बताते हैं ना। तो अभी तो क्लास खत्म कर रहे हैं एक बार, क्योंकि अभी तो कुछ मतलब बस सब जा भी चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। 10 5 मिनट में खत्म भी नहीं होगा जल्दी जल्दी में ना। तो अभी कितने लोग हैं, अंगूठा दिखाने के बाद जरा। और अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा नहीं चल रहा, स्लो चल रहा है थोड़ा। हाँ, थोड़ा लैग हो रहा है अभी। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी कुछ मतलब नहीं, फिर आधे लोग रहेंगे आधे लोग नहीं रहेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी तो क्लास ओवर कर रहे हैं, और मैं भी इसको रिशेड्यूल करने की कोशिश करता हूँ। अगर आज हो जाती है तो रात को इसको एक क्लास लगा देते हैं, ठीक है? ठीक है। अभी फिर मतलब नहीं, आधे लोग कहेंगे हमारा छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। इसको रिशेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, मैं टाइम डिस्कस कर लूंगा, ग्रुप पे आ जाओ। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? रीशेड्यूल से पुराना उड़ जाएगा? तो या तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में हाफ एन आवर 30 मिनट ले लेंगे करीब इसके। ऐसा कर लेंगे, 30 मिनट में करा देंगे, फिर उसके बाद आगे सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या तो ऐसा कर लेंगे, 30 मिनट बाद सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ ग्रुप में, ठीक है? ओके, खत्म करते हैं। अरे अभी कंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं है, फिर आधे लोग आएंगे नहीं, आधे लोग आए हुए हैं, इसमें मतलब नहीं, फिर वो दिक्कत होगी फिर। समझो बात को, है ना? तो अभी करने कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलो करते हैं फिर इसका कुछ ना कुछ करते हैं।
बताते हैं फिर। और अभी चल भी नहीं रहा कुछ सही से उतना, ये हैंग तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। उतना फ्लो में नहीं चल रहा, कुछ तो हैंग हो रहा। चलो ठीक है, अभी क्लास बंद कर रहे हैं, कुछ करते हैं इसका, ठीक है। ओके। अरे अभी थोड़ा हैंग भी हो रहा है ना, ये चल नहीं रहा, मार पेन भी सही से उतना नहीं चल रहा।